नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लगा कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डाल दिए हैं यानी कि मोदी के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेंगे। ये ठीक एक दिन बाद, जब कल भी मैंने आपसे बातचीत की थी और उसमें बताया था कि शिवसेना शिंदे के बहुत सारे समर्थक ये कहने लगे हैं कि बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाना चाहिए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाना चाहिए। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूजा पाठ भी होने लगा था और अब अचानक से एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई, मैं तो जो मोदी जी कहेंगे, जो बीजेपी कहेगी, हम उनकी बात मानेंगे। तो अगर उन्होंने हथियार डाला है तो फिर ये एकनाथ शिंदे की मजबूरी हम समझें। हम क्या ये समझे कि मोदी जी ने और शाह साहब ने मिलकर एकनाथ शिंदे की अब हालत ऐसी कर दी है कि वो हालत जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे उस हालत से भी बदतर हालत कर दी है। आज मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे कुछ बोल नहीं सकेंगे, लेकिन पछताएंगे जरूर कि मैंने क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ी। आज फिर से वहीं वो लाकर, जहां पे वो उद्धव ठाकरे के कैंप पे थे, उससे कहीं नीचे पायदान पर वो एक तरीके से चले गए हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहा जाए, क्या मोदी ने और शाह ने मिलकर एकनाथ शिंदे को अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? एकनाथ शिंदे अब उस भाव भंगिमा में हमें कभी नहीं दिखेंगे जो दिखते थे। देखिए, एक तो उन्होंने शिंदे का जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी थी, उससे दो चीजें साफ है। मतलब जिसको ऑब्जेक्टिवली आप कहते हैं, जो उसके इंडिकेशंस हैं, उसको ऑब्जेक्टिव इंडिकेशंस ये है कि उसने फडणवीस के नेतृत्व को मानने से इनकार कर दिया है। वो अब ये नहीं कह रहा है क्या कि हम लोग तो सब मिले हुए थे, हम इकट्ठे थे और जो है हम लोग मिलके सुलझा लेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि उसने फडणवीस की लीडरशिप को मानने से इनकार कर दिया है। ये इंडिकेशन ये है कि शिंदे जो है उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, ऐसा मेरा। क्योंकि जो अगर आपको जिस मुख्यमंत्री के साथ काम करना है तो उस मुख्यमंत्री के बारे में आप तो ऐसे इस तरह से उसका नाम भी नहीं लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि कल आप उनके साथ जा रहे हैं या नहीं तो डेलिबरेटली जाएंगे भी तो वो सीधे अमित शाह और मोदी से अपना संपर्क रखेंगे, ऐसा तो वो ये लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि शायद एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री ना हो, ये पॉसिबिलिटी आपको लगती है? इसकी पॉसिबिलिटी है ओके। कि वो जो है, क्योंकि देखिए अगर वो उनको वो उसमें अगर शामिल हो जाना है, जैसे अजीत पवार ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि वो कोई दावा कर रहे हैं आज, या नहीं तो उसे मतलब जो भी हुआ है उस बीच में कहीं से उसने अपना नाम आगे नहीं बढ़ाया। उसके लोग इधर उधर कुछ कुछ बोले हैं, लेकिन ऐसा पार्टी या लीडरशिप दोनों ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि वो इस पद के लिए कोशिश में है। यहाँ मामला ऐसा था कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री है और यही बात जब आई थी फडणवीस के समय, तो आपको याद होगा कि जिस समय उनका ये अनाउंसमेंट हुआ कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो वो बीजेपी के जो वर्कर्स थे या जो लीडर्स थे वो सब भी ये थे, मतलब क्या कहें, वो भी हिल गए थे कि भाई क्या ये तो मतलब उनका भी एक अप्रूवल जिसको कहते हैं कि विलिंग अप्रूवल वो नहीं था, चाह करके, मतलब उत्साह से नहीं कह रहे थे। तो वो तो ऑल एंड सडन हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अभी तो ऑल एंड सडन नहीं है, ये तो प्रोसेस में था। सब लोग जानते थे कि बीजेपी ही अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। उनको था क्या कि अगर उसके पहले वो बनाते हैं तो शिंदे के लोग बैठ जाएंगे। शिंदे को चुनाव जीतना था, अपने कुछ लोग लाने थे, इसके लिए उसने भी इंडिकेशन नहीं दिया कि हम नहीं बनेंगे या वो कौन बनेगा, ताकि लोग समझे क्या कि उनको कौन हटा सकता है। उसने मतलब वोटिंग अलग इशू है, उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि लोगों ने कुछ वोट दिया है, कुछ वोट ऐड कर लिया है, तो इसीलिए एग्जैक्ट रिजल्ट क्या था वो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन कम वोट तो दिया, कुछ लोगों ने तो दिया है ये निश्चित तौर पे, तो वो वोट उनको नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी दोनों ने मिलकर बनाई कि अब बाद में देख लेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा ये है
कि शिंदे को भी इतनी नंबर्स में सीटें आ जाएंगी ऐसा अंदाजा नहीं होगा। तो उन्होंने भी ये रिकॉन्साइल किया होगा कि अपन एकोमोडेट करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, सरकार सॉरी सरकार अपन में शामिल रहेंगे। अब उनके एम्बिशन बढ़ गए हैं, वो सेकंड नंबर की पार्टी है महाराष्ट्र की, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। लाड़की बहन योजना जो उसकी है उसको लेकर के काफी चर्चा उसकी हुई। तो मतलब उसी का आधार पर बीजेपी भी कह रही है कि हम ये फैक्टर काम किया है। तो वो और हमने सिमिलैरिटीज हैं। आप ये देखिए कि क्या महाराष्ट्र के शिवराज चौहान बनेंगे एकनाथ शिंदे एक तरीके से? देखिए उसमें फर्क है। शिवराज चौहान का ऐसा मामला था कि शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में 15 साल चीफ मिनिस्टर रहा, उससे ज्यादा, मतलब अभी हमको याद नहीं है एग्जैक्टली कि आई थिंक 2005 में उन्होंने टेक ओवर किया था। मोर देन 15 ईयर्स, 17 ईयर्स आई थिंक। तो 17 ईयर्स वो आदमी रहा था चीफ मिनिस्टर, और शिंदे उसके और अनकंटेस्टेड लीडर बीजेपी के थे वो। लेकिन बीजेपी ने, और यहाँ पर फडणवीस तो बहुत नया है उनके हिसाब से, उम्र में भी और ये में भी, ड्यूरेशन में भी। सीधे चीफ मिनिस्टर बने। शिवराज सिंह चौहान इसके पहले बहुत सारा मतलब होल्ड कर चुका था। तो शिवराज सिंह चौहान से इनकी तुलना नहीं कर सकते, न शिंदे की न फडणवीस की। शिंदे तो मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट के हिसाब से था कि बीच में आए थे, इसीलिए उनकी तुलना नहीं होगी। लेकिन एक चीज था क्या कि फडणवीस, देखिए शिंदे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए मोहन यादव को बना दिया मध्य प्रदेश में, भजन लाल शर्मा को बना दिया राजस्थान में, तो यहां भी वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मुझको कम इसकी उम्मीद, मतलब शंका है, क्योंकि इसीलिए कम है कि वहां वसुंधरा राजे या शिवराज चौहान, यहाँ दोनों के खिलाफ इंडिकेशन दे रही थी बीजेपी की लीडरशिप, बराबर इंडिकेट कर रहा था। और मोदी और अमित शाह ने तो लगभग दिखाई दिया था कि हमको कोई लेना देना नहीं है वसुंधरा राजे से या शिवराज सिंह से, चुनाव हम अपनी ताकत पर लड़ रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं दिखाया। उन्होंने नाम लिया कि नरेंद्र, देवेंद्र, ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद अमित शाह ने भी कहा कि आपका अगला चीफ मिनिस्टर है। तो इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का बारे में कोई कहीं एम्बिग्यूटी नहीं है। दूसरा है क्या, क्यों आरएसएस जिसको संदेह होता, हालांकि वो मोहन यादव और दोनों आरएसएस के ही चॉइस है, भजन लाल शर्मा, लेकिन ये भी तो ये चॉइस है। तो इसीलिए वहां पर एक था कि वैक्यूम आने वाला है। वसुंधरा, मतलब अगर वसुंधरा राजे को हटाया जाने वाला है, लोग नाम ले रहे थे, तोमर का बहुत सारा नाम था वहां, नरोत्तम मिश्र, फलना, वो सब नाम चल रहा था। लेकिन ये इंडिकेशन था कि रिप्लेसमेंट होने वाला है। यहाँ ये कोई इंडिकेशन नहीं है, नहीं दिया कभी बीजेपी ने, न चुनाव के दौरान न उसके बाद। इसीलिए एकाएक किसी को ले आएंगे ऐसी संभावना बहुत कम है। कर वो कुछ भी सकते हैं अगर उनको, मान लीजिए जैसे शिंदे अगर जिद किया होगा कि फडणवीस नहीं चाहिए, लेकिन ये बात को मारेगा नहीं नेतृत्व, क्योंकि वो तो उसके वहां शिंदे के सामने झुकना हुआ। ये वो काम नहीं करेंगे अमित शाह, ये झुकने वुकने वाला काम नहीं करना है। तो इसीलिए, लेकिन अगर पूरी तस्वीर अगर आप देखें अनिल जी, तो आपको क्या लगता है कि ये आज क्या मोदी और शाह ने एक तरीके से एकनाथ शिंदे को खत्म कर दिया, या फिर ठीक है जीने का एक सहारा दे दिया है कि हाँ भाई आप बने रहो मेरे पैरों में, और अब एकनाथ शिंदे के लिए ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ना वो उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं और उनको यहीं पड़े रहना पड़ेगा, और उनको ये भी पता है कि अब वो उनकी वो पोजीशन तो नहीं होगी जो पिछले 1.5 सालों में थी। नहीं देखिए, वो कभी कभी सोचते होंगे कि चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन उनका जो जिस तरह की पोजीशनिंग, पॉलिटिकल पोजीशनिंग रही है, उससे मुझको नहीं लगता है क्या कि उनका बहुत एम्बिशन रहा होगा पहले। लेकिन अब तो उनको मिल गई है जगह। तो और दूसरा है क्या कि अगर पार्टी, अगर शिंदे अगर नहीं चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो पार्टी को इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। एक तो बीजेपी ये पोचिंग कर लेंगी, उनके लोगों को ले जाएगी बीजेपी,
जो एमएलए वगैरह हैं, और उनके जो लोकल लीडरशिप में जो अपॉर्चुनिस्ट होंगे वो चले जाएंगे, लेकिन कैडर उनके साथ नहीं जाएगा। शिवसेना का कैडर, मेरा जहां तक मानना है कि शिवसेना का कैडर वो कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकता है, और वो दूसरी पार्टी में एकोमोडेट ही नहीं हो सकता। जो उसकी वर्क, जो फंक्शनिंग स्टाइल है वहाँ, जो लीडर तो तरीका है, जो लोग बाहर के लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ जो शाखा प्रमुख वगैरह सबका एक बना हुआ है और बड़ा ग्राउंडेड पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन। उसने एक ही काम किया, क्या कि वर्टिकल डिवीजन नहीं किया। वर्कर्स ने माना कि उद्धव ठाकरे दोनों अलग हो गए, लेकिन शिवसेना हमारी एक ही है, जो ओरिजिनल शिवसेना बाला साहब ठाकरे बोल रहा है ये, तो चलो अपन इस बार इसी को दे देते हैं। लेकिन उससे मतलब ये नहीं होगा कि वो शिवसेना एज ए पार्टी खत्म होने के लिए तैयार है और वो सब बीजेपी में चला जाएगा, नहीं जाएगा। शिंदे को बनाने से बेनिफिट अगर होगा, जिसको कि आप कहते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट, वो होगा उद्धव ठाकरे को। वर्कर्स उसके पास जाएंगे, शिंदे रोक कर नहीं रख पाएंगे, और ये बात उन्होंने बताई होगी। लेकिन वो चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि शिवसेना खत्म हो जाए, और अजीत पवार की पार्टी को भी खत्म करना चाहते हैं। ये गुजरात मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें कोई अपोजिशन नहीं रहना है। लेकिन महाराष्ट्र में उसके लिए बीजेपी की का जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो उसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी वहां नंबर 2 पार्टी थी गुजरात में, कांग्रेस के बाद भारतीय जनसंघ वहां काफी पावरफुल हो गई थी। थोड़ा बहुत जनता पार्टी वगैरह का दौर आया, लेकिन वो बहुत पावरफुल थी शुरू से ही। उनकी आपको लगता है कि आज एकनाथ शिंदे की हालत बद से बदतर हो गई है? क्या उनकी हालत थी, और जिस कंप्लेंट्स के साथ वो लेकर अपने आप को उन्होंने महायुति में शामिल किया था, आज क्या उनकी हालत क्या है? क्या कहेंगे उनकी हालत पर आज? अब वो हमको लग रहा है क्या कि जिसको कहते हैं कि रिकॉन्साइल करना अपने फेट को, वो अपने ये को स्वीकार कर लेना, वो कर चुके हैं। और वो इसीलिए मोदी और अमित शाह का नाम ले रहे हैं, ताकि मोदी और अमित शाह को ये इंडिकेशन, उन्होंने ये इंडिकेशंस दिए अपने ये के समय में भी। वो बहुत ही उनसे विनम्रता पूर्वक और बहुत ही झुक करके और बहुत ही दंडवत करके उन्होंने अपने को रखा। और अडानी का सबसे बड़ा काम अभी देखो, उनके पक्ष में जो है वो भी आपको देखना चाहिए। अडानी के पक्ष में सारे जीआर निकाले उन्होंने, और एकदम उसके खिलाफ नहीं गया वो। मतलब जो कि बॉम्बे का एक बहुत बड़ा इशू था, जिसमें शिवसेना उनके साथ नहीं थी, शिवसेना का वर्कर्स भी उनके साथ नहीं है एक तरह से। और कैसे उन्होंने वो मैनिपुलेट कर लिया, चुनाव जीत गए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन वो अडानी के खिलाफ नहीं गए, और ये अमित शाह और मोदी के साथ उनको जोड़ता है। मतलब आपको लगता है कि क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, एक समय हो सकता है कि आगे ऐसा आए कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर बीजेपी को की पूरी ये सरकार तोड़ने की कोशिश करें? ऐसा आपको होता हुआ दिखता है, या फिर नहीं होगा? फिलहाल मुझको ये नजर नहीं आता है। मतलब कम से कम मैं इसीलिए ऐसा देख रहा हूँ कि सीबीआई, ईडी, ये सब सरकार उनकी सेंटर में जिस वजह से गए थे वो कारण खत्म नहीं हो गए हैं। एक प्रफुल्ल पटेल को छोड़ करके, जो कि सीधा अडानी का दोस्त है, उसके अलावा कोई आदमी जो है, किसी के मुकदमे पक्के खत्म नहीं हो गए, कुछ न कुछ पेज सब में लगा हुआ है। भुजबल का भी बोला कि फाइल नहीं मिल रही है, इसका मतलब फाइल कभी मिल भी सकती है समझ गए ना। तो इसीलिए वो जो है मतलब कह रहा फाइल नहीं मिल गायब है। फाइल जब नजर आएगी तो फिर कोर्ट में आ जाएगा वो। कोर्ट भी कैसा है देख लीजिए कि फाइल नहीं है तो उसको तुरंत जो है तो कहना चाहिए कि तुम अंदर जेल में जाओ। बिल्कुल। जिसके हाँ नहीं आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सवाल हाँ तो जेल में जाओ, वो नहीं कहा। तो इसीलिए दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है का सिचुएशन है पूरा। मतलब कहता है कुएं में भांग नहीं, भांग में कुएं है, इस तरह का मामला है। तो ये जो है, अब एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी अनिल जी की जो आपने बात शुरू में कही थी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि वो फडणवीस के नेतृत्व को नहीं मानेंगे, वो मोदी के सहारे ही अब महायुति में आगे चलेंगे।
मोदी और अदानी दोनों। ये अमित शाह ने मोदी, ये फडणवीस पर भी एक माथे पर एक चक्र लगा के रखा है कि वो अगर ज्यादा नाचेंगे तो शिंदे और अजित पवार का उपयोग वो करेंगे, और ये लोग भी विलिंग पार्टनर उसके बनने के लिए अमित शाह के तैयार हैं, ताकि उससे इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और वहां अब है कि अमित शाह जो पोर्टफोलियो का बंटवारा होता है उसमें इनको कितना शेयर दिलवाते हैं क्या, देना है। और अगर उसमें शेयर अगर इनको इनफ मिल गया तो इसका मतलब समझिए कि ये दो पपेट्स भी उन्होंने तैयार कर लिए अमित शाह ने। बिल्कुल। चलिए, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने हथियार तो आज मोदी के सामने डाल ही दिए हैं, लेकिन अब आगे आगे देखना होगा कि एकनाथ शिंदे को वाकई में किस तरीके का सम्मान, किस तरीके का पोर्टफोलियो क्या मिलता है आगे, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।